छात्रों, आज हम कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में चर्चा करेंगे। कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत विश्वविख्यात है। मार्क्स के चिंतन में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सबसे महत्वपूर्ण तथा आधारभूत अवधारणा है। इनके किसी भी विचार को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से अलग करके नहीं समझा जा सकता। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के शाब्दिक अर्थ को समझना आवश्यक है। ये दो प्रमुख दशाओं अथवा अवधारणाओं का समावेश है, द्वंद्व तथा भौतिकता। द्वंद्व का सामान्य अर्थ दो दशाओं अथवा स्थितियों के बीच परस्पर संघर्ष होना है। भौतिकवाद एक ऐसी दशा है जिसमें व्यक्ति का चिंतन, उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य तथा प्रेरणाएं भौतिक दशाओं से प्रभावित होने लगती है। जब हम भौतिक अथवा आर्थिक शक्तियों को ही प्रत्येक घटना का कारण और परिणाम मानने लगते हैं, तब इसी दशा को भौतिकवाद कहा जाता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक हीगल के विचारों से प्रभावित है, लेकिन फिर भी मार्क्स का द्वंद्वात्मक हीगल के द्वंद्वात्मक से बिल्कुल भिन्न है। दोनों में बहुत अधिक अंतर देखने को मिलता है। हमें मार्क्स के द्वंद्ववाद को समझने के साथ साथ हीगल के द्वंद्वात्मक को समझना भी अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। हीगल का द्वंद्ववाद जर्मनी के प्रमुख दार्शनिक के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। इन्होंने प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए विचारों के विकास को सबसे अधिक महत्व दिया तथा विचारों के विकास को द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर स्पष्ट किया है। हीगल द्वंद्व को अधिक महत्व देते हैं। हीगल ने यह बताया कि प्राकृतिक घटनाओं में भी निरंतर परिवर्तन देखने को मिलता है, जिन्हें द्वंद्वात्मक पद्धति द्वारा समझा जा सकता है। इन्होंने अपने द्वंद्वात्मक सिद्धांत की कुछ विशेषताओं को समझाया है, जिसके आधार पर हम इनके विचारों को और अधिक स्पष्ट रूप में समझ सकते हैं। पहला, द्वंद्व एक सार्वभौमिक घटना है। दूसरा, प्रकृति के प्रत्येक भाग में द्वंद्व की प्रक्रिया सदैव विद्यमान रहती है। तीसरा है, द्वंद्व की प्रक्रिया को वाद, प्रतिवाद तथा संवाद के रूप में देखा जा सकता है। प्राकृतिक घटनाओं के समान समाज का विकास भी विचारों के द्वंद्व का ही परिणाम है। वैचारिक द्वंद्व समाज में धीरे धीरे परिमाणात्मक परिवर्तन पैदा करते हैं, ऐसा इनके विचारों के आधार पर मानना है। हीगल का ये मानना है कि जड़ पदार्थों में होने वाला जो परिवर्तन है वह बाह्य दशाओं के कारण होता है। हीगल और अधिक स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि विश्व के सभी जड़ और चेतन पदार्थों में सदैव कुछ अंतर्विरोध पाया जाता है। इसका मतलब है कि किसी भी वस्तु की आंतरिक संरचना का निर्माण या बनावट जिन अंगों से होती है, उनके बीच हमेशा एक द्वंद्व चलता रहता है। द्वंद्व यानी संघर्ष, और इसी के फलस्वरूप उस वस्तु के बाहरी स्वरूप में परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार प्रारंभ में हीगल ने
भौतिक जगत में होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए द्वंद्व को एक सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट किया है। हीगल का चिंतन तात्विक अथवा वैचारिक दशाओं में आगे बढ़ने लगा। हीगल ने पदार्थों की तुलना में विचारों को अधिक महत्व देना प्रारंभ कर दिया। हीगल ने विश्व की समस्त घटनाओं को विकास की एक निश्चित प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट किया है। इस तार्किक नियम को इन्होंने वाद, प्रतिवाद, संवाद के रूप में स्पष्ट किया है और इस अवधारणा को हीगल ने फिक्टे से ग्रहण किया है। इस प्रकार हीगल ये बताने का प्रयास करते हैं कि वास्तविक जगत का निर्माण जो है वह विचारों के माध्यम से है या विचारों का ही परिणाम है। मानव जाति का विकास विचारों के द्वारा हुआ है। हीगल ने इस बात पर सबसे अधिक बल दिया है और विचारों में होने वाले द्वंद्व के द्वारा ही समाज धीरे धीरे विकास करता है, परिमाणात्मक परिवर्तन उत्पन्न करता है। इस प्रकार हीगल ने विश्व को तर्क से स्पष्ट करते हुए तर्क के आधार पर यह समझाने का प्रयास किया है कि स्वयं अपनी चेतना के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं और चेतना को इन्होंने सर्वोपरि कारक माना है। इनका ये मानना है कि सभ्यता के प्रत्येक चरण में वाद, प्रतिवाद और संवाद होता है। वाद और प्रतिवाद के द्वंद्व से ही एक नई दशा या एक नए जो है विचार का जन्म होता है। इस प्रकार विचारों में होने वाली द्वंद्वात्मकता के आधार पर इन्होंने समाज के विकास को समझाया है और समाज के विकास की बात कही है। इस प्रकार हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत हीगल से प्रभावित है, परंतु उन्होंने उसकी जो आधारभूत तत्व हैं उसमें परिवर्तन किया है और ये हम आगे के उसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम धन्यवाद। अब ये कहाँ से ख़त्म हुआ? ये तो नहीं आ गया होगा, रिकॉर्ड हो गया। हो गया, अब खत्म।